अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नजर। सबसे पहले उन खबरों पर एक नजर जो आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगी। ग्वादर बंदरगाह का इंतजाम सिंगापुर से वापस लेकर चीन के हवाले। क्वेटा फौज के हवाले ना हुआ तो लाशें लेकर बैठे रहेंगे। सानिया केरानी के शहदा के लवाहकीन का तदफीन से इनकार। सानिया क्वेटा के बाद मुल्क भर में धरने और एहतजाजी जुलूस। कराची मुकम्मल तौर पर बंद। लाहौर में डॉक्टर अली हैदर को भी शहीद कर दिया गया। तौहीन अदालत केस में नैब चेयरमैन को जवाब दाखिल कराने का आखिरी मौका। MQM की हुकूमत से अलहदगी। अब सिंध असम्बली में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ही होगा। जी, आपने देखी आज की खबरें। अभी हम मुजीबुर रहमान शामी साहब से उनका नुक्ता नजर मालूम करेंगे। इन खबरों पर कुछ सवालात है मेरे जहन में जो मैं पूछना चाह रहा हूँ इस प्रोग्राम में, लेकिन एक वक्फे के बाद। नुक्ता नजर में एक बार फिर खुश आमदीद। शामी साहब हमारे साथ आज फोन लाइन पर मौजूद हैं। और शामी साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम जनाब, आवाज आ रही है जी। शामी साहब, आज जो सबसे एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो है कि ग्वादर की बंदरगाह का जो इंतजाम है वो सिंगापुर से लेके चीन के हवाले कर दिया गया है और अब कहा जा रहा है कि ये बड़ी डेवलपमेंट है और सदर जरदारी ने कहा है कि ये पूरे मुल्क के लिए एक बेहतर चीज है और खासतौर पर बलूचिस्तान के लिए। इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत ही तारीफी फैसला है। उसके बहुत दूरअस असरात मुरतब होंगे। इस पूरी दुनिया में तबसरे हो रहे हैं और चमगोइयाँ हो रही हैं और तरह तरह के तज्जिए हो रहे हैं। भारत अपने तशवीश का आधार कर रहा है। कई दूसरे ममालिक जो हैं उनकी तरफ से भी बहुत सी बातें आ रही हैं। अमेरिका के बारे में भी बहुत सी बातें सुनी जा रही हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है और अब ये जो पोर्ट है इसका इंतजाम चीन के सुपुर्द होगा। जी शामी साहब, ऑपरेशनल हो जाएगी? ऑपरेशनल हो जाएगी जो, क्योंकि सिंगापुर की कंपनी तो इसको ऑपरेशनल नहीं कर सकी। सिंगापुर की कंपनी तो इसको ऑपरेशनल नहीं कर सकी थी, लेकिन अब चीन जो है उसकी कंपनी बहुत बड़ी है, स्टेट ओन्ड कंपनी है, वो इसको यकीनन ऑपरेशन करने में कामयाब हो जाएगी और हमें ये तवक्को रखनी चाहिए बेहतरी की। और चाइना का भी मुफाद इसी में है कि ये ऑपरेशनल हो और पाकिस्तान का मुफाद इसी में है कि ये ऑपरेशनल हो। जी, तो शामी साहब, इससे हम ये समझें कि हम एक जो अमेरिकन प्रेशर है उसको भी रेजिस्ट कर रहे हैं। तो गोया एक तरफ हमने चीन को ग्वादर में ला बिठाया, तो अब हम ईरान के जरिए गैस पाइपलाइन भी पाकिस्तान में ले आएंगे।
देखिए, गैस पाइपलाइन पर भी हमारा समझौता हो गया है। असल मामला यह है कि ये एक कमर्शियल वेंचर है, लेकिन इसको कोई ये ना समझा जाए कि हमने कोई नेवल बेसिस दे दिए हैं चाइना को, ये चाइना का ये कोई अड्डा बन जाएगा फौजी गवादर। ये चाइना को यहाँ इंतजाम चलाना है, इसकी डेवलपमेंट करनी है, पोर्ट देखना है और अपनी तजारत जो है उसको बढ़ाना है। और चाइना के साथ जो सिंकियांग का जो एरिया है उसके साथ इसका लिंकेज कायम होगा। चाइना को भी बहुत फायदा होगा, पाकिस्तान को भी फायदा होगा, इस पूरे खित्ते में तजारत बढ़ेगी और अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया की रियासतों को भी इससे फायदा होगा। तो अब जो लोग इस पर बहुत तबसरे कर रहे हैं और क्या वो यह कर रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि जैसे ये हमने कोई बेसिस दे दी है चाइना को, ये ऐसी सूरत नहीं है। हमें इसको ये बात समझनी चाहिए और इसको इसी नुक्ता नजर में और इसी तनाजुर में देखना चाहिए। बाकी भारत की तशवीश अपनी है। जाहिर है कि कराची जो है उसकी पोर्ट जो थी वो वाहिद पोर्ट है पाकिस्तान की इस वक्त। जब गवादर जो है वो काम शुरू कर देगा तो फिर उसके बाद जो अमेरिका जो भारत का प्रेशर है वो भी कम होगा। दफाई नुक्ता नजर से भी हमारे लिए अहमियत हो जाएगी कि हमारी पोर्ट जो थी कराची वो भारत से बहुत करीब है और ये बहुत दूर है उससे, निस्बतन इसके और इंडिया के दरम्यान बहुत फासला है। तो इस लिहाज से हमारी दफाई पोजीशन भी मजबूत होगी, इक्तिसादी पोजीशन भी मजबूत होगी और हमें इसका फायदा होगा। लेकिन इसको फौजी नुक्ता नजर से देखना सरासर ये ज्यादती होगी और हमारे जो मुखालफीन है वो इसको ये रंग दे रहे हैं, उन्हें इसको जरा हकायक के पर्दे में ये चीज को देखना चाहिए। हमारी खारजा पॉलिसी में शिफ्ट का कोई अलामत इससे हमें लेनी चाहिए? शिफ्ट की कोई मतलब हम समझे कि खारजा पॉलिसी जो निगोशिएट कर रही है एक नया टर्न? भारत की तरफ से तो ये भी कहा जा रहा है, मैं उनके तज्जिया नगार का मजमून पढ़ रहा था कि पाकिस्तान तो ये हमेशा से क्लाइंट स्टेट रही है, अब अमेरिका छोड़ गया तो चाइना आ गया, लेकिन जो ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान एक अपनी इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी चलाने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान के दोस्तों को भी उसकी मुश्किल समझनी चाहिए और उसके साथ ताउन करना चाहिए। पाकिस्तान को एनर्जी की जरूरत है, इसलिए ईरान के साथ हमने पाइपलाइन का मुआहदा किया है। पाकिस्तान को गवादर की डेवलपमेंट की जरूरत थी और जो सिंगापुर की कंपनी थी वो मुआहदे के मुताबिक काम नहीं कर पा रही थी, इसलिए चीन की एक बहुत बड़ी कंपनी है उसके सपोर्ट ये मामला किया गया है। तो इससे किसी को खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की तरक्की जो है इस पूरे खित्ते में और पूरे रीजन में एक तरक्की का पेशखामा होगी, इससे घबराना नहीं चाहिए। और अमेरिका हो या कोई हमारे दूसरे दोस्त हों, उनको भी इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ना कोई तशवीश में मुब्तला होने की जरूरत है। खित्ते में जितना भी तवाजुन होगा और तरक्की होगी वो एक अल्टीमेटली दुनिया का अमन जो है उसको देने का बायस बनेगी। जी शामिर साहब, आपने एक प्रोग्राम में एक कहा था मलिक रियाज साहब के लिए कि एक शहर बसाना चाहिए उन्हें बलूचिस्तान के साहिल के ऊपर या सिंध के अंदर पोर्ट कासिम के करीब कोई शहर बसाना चाहिए। तो आपको पता है कि जहां एक तरफ ये डेवलपमेंट हो रही है हमारे साहिली इलाके में, दूसरी तरफ $45 बिलियन का एक प्रोजेक्ट की बात भी हो रही है। देखिए, वो ये खबर तो ये आई है कि MOU साइन हुआ है और ये कराची के साहिल के करीब जजायर हैं, उनमें ये शहर बसाया जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं आपको आपके लिए भी और नाजरीन के लिए भी वो प्रोग्राम का छोटा सा क्लिप चला दूं जिसमें हमने ये बात की थी। ठीक। ये ख्याल आया कि अगर जरदारी साहब अगर ये सिंध के इधर साहिल पर कोई 10, 15, 20 हजार एकड़ जमीन जो है वो मुख्तस कर दी जाए और एक शहर बसाया जाए, नया एक दुबई की तर्ज का एक शहर बसाया जाए जो खुद कफील हो, तो उस शहर की पुलिस अपनी हो, उसकी सिक्योरिटी अपनी हो, वहां आने जाने का मामला एक बिल्कुल बैनुल-अक़वामी मयार। ये काम तो फिर एक ही शख्स कर सकता, मलिक रियाज। हाँ, तो अगर जरदारी साहब मलिक रियाज साहब को ये जुम्मे लगा दे कि ये काम करना, सिंध गवर्नमेंट उनसे पार्टनरशिप कर ले, 100 साल तक दे दे, उनको हकूक दे दे, जमीन दे दे, वो अपना डेवलप करे, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में हम एक जी आपने देखा और शामी साहब आपने सुना कि ये 4 फरवरी की गुफ्तगू है हमारी। हाँ, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारी तजवीज पर अमल हुआ है, लेकिन ये बात है कि जैसे हम अपने तौर पर सोच रहे थे कि कैसी सूरत बननी चाहिए और वहां अपने तौर पर काम हो रहा था, तो बहरहाल अगर इसको बेल जो है मजबूती है तो पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई खुशगवार खबर होगी। $45 बिलियन की सरमायाकारी की बात हो रही है और जो अबू धाबी की फैमिली है हुक्मरान, उसके बहुत सरकर्दा
मुबारक नाहियान जो है वो इसके अंदर पार्टनर बन रहे हैं। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी भी आए, तरक्की भी हो, रोजगार के मौके भी हो। लेकिन दुआ करनी चाहिए कि ये मामला पाया तकमील को पहुंच जाए, क्योंकि साजिशें भी बहुत होंगी, बदगुमानियां भी बहुत होंगी और रोड़े भी बहुत अटकाए जाएंगे। लेकिन इस खबर ने पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मंजर जो है उसे तब्दील कर दिया है। लोगों की बड़ी उम्मीदें जो हैं वो चिराग रोशन हो गए हैं उनके। जी, लेकिन शामी साहब, जब हम चीन की बात करें कि वो ग्वादर में स्टैब्लिश हो रहा है, हम एक नए शहर की बात कर रहे हैं जो कराची के करीब स्टैब्लिश हो रहा है, तो सूरत हाल ये है कि ना बलूचिस्तान में अमन हो पा रहा है, ना कराची में अमन हो पा रहा है। नहीं, ये सारे काम होने हैं। अगर तरक्की का पहिया तेज होगा, रोजगार मिलेगा, तो दहशतगर्दी भी खत्म होगी और हम अपनी एजेंसी पर भी तवज्जो दे सकेंगे, सिक्योरिटी के जराये को भी मौसर बना सकेंगे। ये काम तो सारे करने हैं, इनके लिए हिम्मत करनी होगी। और अगर हम मायूस होकर बैठ जाएं तो कुछ नहीं हो सकेगा। लेकिन आप देखें पाकिस्तान ने शामी साहब इस वक्त फैसले किए हैं, हजारों लोग कोयटा में 89 टू बी एग्जैक्ट लाशें रख के बैठे हुए हैं सड़क के ऊपर कि जनाब इनका कुछ किया जाए। अब वो मुतालबा कर रहे हैं कि कोयटा शहर कोई फौज के हवाले कर दे। हाँ, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। आप देखें कि जो कुछ कोयटा में हो रहा है, हजारा कबीले के लोगों को जिस तरह निशाना बनाया गया है, 1000 से ज्यादा लोग तो उनके मर चुके हैं गुज़श्ता चंद साल में, और हर रोज खबर आती है किसी न किसी को निशाना बनाया जाता है। और ये जो सेक्टेरियन किलिंग है, ये हमारे सीने पर एक दाग बन के चस्पा हो चुकी है। अभी आज देखें लाहौर में भी एक डॉक्टर अली हैदर और उनके 7 साल बच्चे को गोली का निशाना बनाया गया, जो बहुत पाकिस्तान के माया नाज आई सर्जन थे, पूरी आलमी शोहरत याफ्ता, और उनसे पाकिस्तान को महरूम कर दिया गया। जो लोग ये काम कर रहे हैं उनका मुकाबला करना होगा। और गवर्नर बलूचिस्तान ने ये बात कही है कि एजेंसियां या तो इन लोगों से डरती हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग इनसे डरते हैं, या वो नाअहल हैं, वो अभी तक उन तक पहुंच नहीं पा रहे। मेरा ख्याल दोनों बातें ही दुरुस्त हैं। उस नाअहली को भी खत्म करना होगा, उन्हें इक्विप करना होगा, उनको मसाइल देने होंगे। सिर्फ बातें पर मामला नहीं चलेगा। और जितने इस तरह के वाकयात हो चुके हैं, कोई एक आदमी पकड़ा नहीं गया, और ये कितने शर्म की बात है और कितने अफसोस का मुकाम है। जी, और शामी साहब, अब जो हम फौज के हवाले करने की बात हो रही है बलूचिस्तान में कि जनाब हजारा कम्युनिटी हमारे भाई कह रहे हैं कि फौज के हवाले कर दें, तो क्या ये मसले का हल है? क्या फौज के हवाले होगा इन द फर्स्ट प्लेस? देखिए, फौज के हवाले करने की बात तो वहां होती है जहां फसादात हो रहे हों। फसादात हो रहे हों तो फिर फौज के हवाले किया जाता है ताकि अमन और अमान कायम हो जाए। यहाँ शिया और सुन्नी आबादियां जो है उनमें कोई तफादुल नहीं, उनमें कोई मुखासमत नहीं है, उनमें कोई यानी जंग की कैफियत नहीं है, उनमें कोई महाजराई नहीं है। जो कुछ होता है वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, वो दहशतगर्दी है, और उसको फौज के हवाले किया जाएगा इस शहर को। तो ये मैं नहीं समझता कि फौज पर सूरत हाल का मुदावा किस तरह होगा। ये हमें हर चीज को सही तनाजुर में देखना चाहिए। सिर्फ जज्बाती तौर पर तो हम कोई फैसला करके मामला को दुरुस्त नहीं कर सकते। ये हुकूमत समझती है बलूचिस्तान की, अब तो वहाँ गवर्नर राज नाफिज है कि फौज की कोई जरूरत है तो वो तलब कर सकती है, लेकिन फौज जो है उसका काम ये नहीं है, वो इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं होती। उसका काम अमन और अमान बहाल करना है, मैदान में मुकाबला करना है, आपसे सिर्फ आंख बुलाना है। जी, लेकिन शामी साहब, इंटेलिजेंस एजेंसियां तो फौज के पास ही है ना, सबसे ज्यादा, सबसे इफेक्टिव, सबसे मौसर। इंटेलिजेंस एजेंसियां तो वो फौज के तहत भी होती हैं और सिविल एजेंसियां भी हैं। इवन हमारी ISI जो है वो भी सिविल अदारों के मातहत है, फौज के मातहत नहीं है टेक्निकली। और इसी तरीके से आप देखिए इंटेलिजेंस ब्यूरो है और फिर स्पेशल ब्रांच होती है सूबे में। ये सारी एजेंसियां जो हैं वो काम करने क्यों कासिर हो गई हैं, इनकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत होगी। और हमें सिर्फ ये नहीं देखना होगा कि मिलिट्री इंटेलिजेंस का ये काम नहीं होगा तो वो इन मामलों पर काबू पाए। मिलिट्री इंटेलिजेंस वहाँ काम कर रही होगी, लेकिन उससे तवक्कुआत व्यवस्था नहीं की जा सकती कि हमें चीज को अच्छी तरह
ध्यान में रखना चाहिए। जी, लेकिन शामिल साहब, पिछली दफा जब ये इसी तरह की सूरत हाल पेश आई थी तो उस वक्त ये हुआ था कि वजीर आजम खुद गए, फौज का मुतालबा किया जा रहा था, वो गवर्नर राज पे राजी होके आ गए और गवर्नर राज लग गया। इस वक्त तो आपके पास कोई, हमारे पास नेगोशिएशन की भी कोई चीज मौजूद नहीं है ना, कि लेस देन फौज क्या ऑफर करे? नहीं, गवर्नर राज तो अब लग चुका है और गवर्नर साहब ने शोक का भी ऐलान किया है। वो सियासी हुकूमत तो मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी ये कार्रवाई हुई है, तो उसका मतलब ये है कि दहशतगर्द जो है उनके हाथ भी लंबे हैं और वो कहीं ना कहीं हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। उनका सुराग लगाना, उनका ताक़ुब करना, उनको निशाना बनाना, ये एक बहुत मुख्तलिफ किस्म का मामला है। ये कोई आसान मामला नहीं है कि हम पलक झपकते में ये काम कर दें। लेकिन पिछली दफा ये धरना जो था हजारा बरादरी का, वो प्रोलॉन्ग कर गया था। डू यू थिंक कि अब भी प्रोलॉन्ग करता नजर आ रहा है? देखिए अब क्या फैसला होता है। ये हुकूमत को चाहिए कि उनसे मुज़ाकरात करे, उनके जख्मों पे मरहम रखने की कोशिश करे, उनको समझाए और कोई रास्ता निकाले ताकि सूरत हाल को संभाला जा सके। लेकिन शर्त यही है कि पूरी तंदही के साथ और पूरे अखलाक के साथ सूरत हाल का मुकाबला करना होगा, मुजरिमों को पकड़ना होगा, उनको ठिकाने लगाना होगा। जब तक ऐसा नहीं होगा, ज़बानी जमा खर्च से बात नहीं बनेगी। शामिल साहब, अब बात यह भी हो रही है कि ये सारा सिलसिला जो दहशतगर्दी है, आज जैसे पिशावर में भी वाकया हुआ, ये डॉक्टर अली हैदर का आपने बताया, और कोयटा वाला वाकया, ये सब चीजें किसी न किसी दर्जे में इलेक्शन को मुलतवी करने की कोई घिनौनी सी साजिश है, जिसमें लोग भी मारे जा रहे हैं। कोई और फरीक है जो इलेक्शन नहीं होने देना चाहता पाकिस्तान में। हो सकता है ऐसा भी हो, लेकिन हमें इन साक्षी थ्योरी में पढ़ने की बजाय सीधे मामला पर नजर करनी चाहिए और हालात को काबू में करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये जो कुछ करना है वो किया जाना चाहिए। हम इस तरह की थ्योरीज के पीछे पनाह लेकर काम कर सकते हैं, ना अपने आप को जिंदा रख सकते हैं, ना अपने आप को तबाही बच सकते हैं। नहीं, बट इलेक्शन इससे अफेक्ट होता नजर आ रहा है आपको इस तरह के वाकयात से? इलेक्शन तो होना चाहिए। इलेक्शन में तो अगर तो कुछ साजिश कर रहा है तो फिर उसकी साजिश तो नाकाम बनानी चाहिए। ये थोड़ी है कि हम उसको मौसर बनाने के लिए और कामयाब बनाने के लिए कोशिश शुरू करते हैं। जी, शाम साहब, अगली खबर की तरफ चलते हैं, विच इज तौहीन अदालत का केस जो नैब के चेयरमैन फेस कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि जनाब आपके पास आखिरी मौका है, कल तक जवाब जमा करा दें। देखिए, उन्होंने एक जवाब जमा कराया था उनके वकील साहब ने, जिसमें अदालत उज़्मा पर चीफ जस्टिस साहब पर कुछ इल्जामात लगाए गए थे, कुछ उनके खिलाफ गम गुस्से का आज़ाद किया गया था। तो अदालत ने वो वापस कर दिया जवाब, और क्योंकि रजिस्ट्रार ने उस पर एतराज लगा दिया था। तो आज उनको कहा गया है कि अपना जवाब दुरुस्त करके दाखिल करें। उम्मीद होनी चाहिए कि वो जवाब दुरुस्त करके दाखिल करेंगे। हम सबको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी कोई मामला जेर बहस होता है, जब भी कोई तनाज़ा होता है, तो हतमी फैसला उसमें कोर्ट ही को करना होता है। हत्ता कि तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है उसमें भी अदालत ही को कार्रवाई करनी होती है और उसी का वर्डिक्ट आखिरी होता है। हम इससे अपनी पहलू छुड़ा नहीं सकते, ये बात मद्देनजर रखनी चाहिए। चीफ जस्टिस के बारे में जो कहा गया कि जनाब वो तो किसी शख्स को जो कानूनदान है नैब में भर्ती करवाना चाहते थे या तरक्की दिलवाना चाहते थे, वो मैंने बात नहीं मानी। फिर कहा गया कि अरसलान इफ्तिखार साहब जो हैं उन्होंने मेरे खिलाफ जो अल्फाज इस्तेमाल किए, उनकी मौजूदगी में मुझे इंसाफ की तवक्को नहीं है। फिर कहा गया कि चीफ जस्टिस जो है उनको चाहिए कि अपने आप को अलग कर लें, क्योंकि वो बेंच जो नोटिस देता है तौहीन अदालत की कार्रवाई का, उसे ये कार्रवाई नहीं सुननी चाहिए। तो ये सारी बातें कही गई हैं, लेकिन जो बात भी कही जाए वो कवायद और जवाबत के तहत और अदब आदाब के साथ कहनी चाहिए। सिर्फ इल्जाम लगाने से या मामला खराब तो हो सकते हैं, सुधर नहीं सकते। चेयरमैन नैब एक जिम्मेदार शख्स हैं और उन्हें चाहिए कि अपनी बात जो है नहायत जिम्मेदारी के साथ अदालत में पेश करें, ये उनके लिए मुनासिब हो। लेकिन शामिल साहब, जो उन्होंने अपने खत में एक बात कही थी अदालत के बारे में, तो क्या उस बात को हम कोई वजन ना दें? फिर देखिए कि अदालत को फैसला करना पड़ेगा, हम फैसला नहीं कर सकते। जो भी फैसला होगा वो अदालत ही को करना है, हमें अदालत ही की तरफ देखना चाहिए इसके लिए। जी शामिल साहब, वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ अगली खबरों पर भी शामिल साहब से गुफ्तगू करेंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र।
नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। शामी साहब हमारे साथ फ़ोन पर मौजूद हैं और शामी साहब से हम बात कर रहे थे कि तौहीने अदालत के केस के हवाले से, और शामी साहब कह रहे थे कि जनाब तौहीने अदालत का जो भी मामला है इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ अदालत पर नज़र रखनी चाहिए। और अब जो आखिरी मौका दिया गया है, अब फसी बुखारी साहब को, वो कल देखें कि क्या होगा। शामी साहब, सिंध में एक तब्दीली आई है कि MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ के चली गई है। हाँ, सिंध में MQM हुकूमत से अलग हुई है जी, और इस हवाले से बहुत सहमगोइयां हो रही थी और ये इल्जाम लगाया जा रहा था कि MQM हुकूमत से अलग होकर अपोजिशन बेंचों पे बैठ जाएगी और फिर जो निगरान हुकूमत बनाने का अमल है उसमें अपोजिशन की तरफ से शरीक होगी। मैं आपको ये मुतय्यन इल्जाम बताता हूँ, ये मुतय्यन इल्जाम सुनाता हूँ शामी साहब, जो पीर साहब पगाड़ा ने हैदराबाद के एक जलसे में लगाया था। जरा सुना दीजिए हमें और हमारे नाजरीन को भी। MQM को अपोजिशन की बेंच पे बैठाएं और MQM की मर्जी से आगे हुकूमत बनाई जाए कि जो भी केयर टेकर हुकूमत हो, अगर इलेक्शन होते हैं केयर टेकर हुकूमत बनाई जाए और उसमें धांधली की जाए जैसे 9 से 9। जी शामी साहब, आपने सुना ये पीर साहब पगाड़ा ने हैदराबाद में कहा था 14 दिसंबर को। हाँ, क्योंकि पीर साहब की फंक्शनल लीग जो है जी, और इस वक्त वो अपोजिशन में है और नेशनल पीपल्स पार्टी जो गुलाम मुस्तफा जतोई साहब मरहूम की थी वो भी अपोजिशन में है, ANP भी अपोजिशन में है। इन सब जमातों ने कोशिश की थी और स्पीकर को दरखास्त की थी कि उनका आदमी जो है उसे लीडर ऑफ दी अपोजिशन नॉमिनेट किया जाए। स्पीकर साहब ने इसका मुस्बत जवाब नहीं दिया, उसकी वजह से ये लोग अदालत में चले गए। अब अदालत के 10 दिन का नोटिस दिया हुआ था स्पीकर को कि 10 दिन के अंदर अंदर उन्हें फैसला करना चाहिए और लीडर ऑफ दी अपोजिशन को नॉमिनेट करना चाहिए। इसी दौरान ये डेवलपमेंट हो गई और अब MQM ने ऐलान किया है कि वो पूरे जोशो खरोश के साथ अपोजिशन की बेंचों पर बैठेगी और अपोजिशन का किरदार अदा करेगी। तो उसके नतीजे में जो कायदे में इख्तलाफ है वो MQM से ताल्लुक रखेगा सिंध असम्बली में, और नई हुकूमत जो है अबूरी वो बनेगी वज़ीर आला और कायदे हिज़्ब इख्तलाफ के मशवरे से। इसी तरीके से कौमी असम्बली में भी जब स्पीकर को कमेटी बनानी होगी, अगर कायदे हिज़्ब इख्तलाफ और कायदे ऐवान के दरमियान इत्तफाक ना हुआ तो उसमें अपोजिशन जमातों के अरकान भी होंगे और हुकूमत के अरकान भी होंगे। तो ऐसे में जो अपोजिशन जमात होगी MQM, उसका कोई फर्द भी उन्हें नॉमिनेट करना पड़ेगा और चौधरी निसार अली खान साहब ने इस पर बड़े गम गुस्से का इज़हार किया है और कहा है कि हम MQM को ये इस रोल में कबूल नहीं करेंगे और उससे कोई मुशावरत नहीं करेंगे। ये बात उनकी सियासी तौर पर तो दुरुस्त हो सकती है लेकिन आईनी और कानूनी तौर पर शायद दुरुस्त ना हो, क्योंकि MQM अगर अपोजिशन जमातों में शामिल होती है, अपोजिशन बेंचों पर बैठती है, तो फिर अपोजिशन के जो हकूक हैं उसको डिनाई नहीं किया जा सकता, वो तो उनको देने ही पड़ेंगे। हाँ, ये सोच समझ कर किया गया हो, हाँ ये बिला सोचे समझे किया गया हो, या नादानिस्ता हो गया हो या दानिस्ता किया गया हो, MQM का जो रोल है उससे इनकार नहीं किया जा सकेगा। तो शामी साहब, अब गोया गवर्नमेंट को एक वॉकओवर भी मिल गया निगरान हुकूमत की तश्कील में कि दूसरी तरफ भी उनके दोस्त ही बैठे हैं, तो लिहाजा बड़े आराम से निगरान हुकूमत बन जाएगी जिसमें हो सकता है अपोजिशन का किरदार निस्बतन कम हो जितना पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था। अब ये कहना तो मुश्किल है कि वॉकओवर मिल गया, क्योंकि MQM जो है उसका जज्बात हकीकी तौर पर भी अपोजिशन के हो सकते हैं, लेकिन उसका हल ये है कि अपोजिशन और हुकूमत कौमी असम्बली की हद तक तो कम अज कम इत्तफाक कर लें और कमेटी को मामला रेफर ही ना होने दें, तो ये बात मुनासिब हो जाएगी उनके लिए। अच्छा। और जहाँ तक सिंध असम्बली का ताल्लुक है वहाँ मामला जरा टेढ़ा है, क्योंकि अपोजिशन लीडर अगर MQM की तरफ से आ जाता है तो फिर उसके हकूक से इनकार नहीं किया जा सकेगा, वो तो फिर उसको देने ही पड़ेंगे और उसकी राय को बड़ी अहमियत देनी पड़ेगी। अब उसके लिए लाजिम है कि MQM खुद दानिशमंदी का सबूत दे और दूसरी अपोजिशन पार्टियों से मुशावरत के बाद भी कोई नाम फाइनलाइज करे या किसी नाम को पेश करे, तो ये एक वसीतर मुफाद में भी होगा उसके, और कौमी सियासत जो है उस पर भी इसके अच्छे असरात मुरतब हो सकते हैं। तो शामी साहब, अब एक बात ये भी कही जा रही थी, अभी जब MQM ने बज़ाहिर ऐलान नहीं किया था और थोड़े दिन बाद यानी 2 दिन बाद ऐलान किया उन्होंने, तो उस वक्त भी कुछ तज्जिए इस तरह के आ रहे थे कि अब तो डेफिनेटली इस मौके पे अगर MQM अलग होती है तो उसको बहुत बड़े पॉलिटिकल लॉस का सामना करना पड़ सकता है। तो क्या इस वक्त यानी जब वो अलहदा हुई है, चंद दिन रह गए हैं हुकूमत खत्म होने में, असम्बलियां खत्म होने में, तो क्या उसको वो पॉलिटिकल लॉस होगा?
देखिए, एमक्यूएम की और पीपल्स पार्टी की कॉन्स्टिट्यूएंसीज मुख्तलिफ हैं। एमक्यूएम सिंध के अर्बन एरियाज में अपनी हैसियत रखती है और उसकी नशिस्तें तकरीबन तमाम की तमाम वहीं से हैं, ठीक है। जबकि पीपल्स पार्टी सिंध के दही इलाकों की नुमाइंदा समझी जाती है। तो दोनों के दरमियान कोई बड़ा तफादुम नहीं है नशिस्तों के हवाले से। और गुज़श्ता इलेक्शन भी उन्होंने अलग अलग लड़ा था, और अब भी वो इलेक्शन अगर अलग अलग लड़ते हैं तो उनकी हैसियत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो दानिशमंदी के साथ करें तो तलखी पैदा होने से रोक लेंगे। और दोनों की कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं उनका मकसद ऐसा है कि उनको अपोजिशन सूट करेगी एक दूसरे की, तो ये भी फायदा हो जाएगा उनका। जी, तो शामी साहब, एक जो हमेशा रहा है ऐसे मौके पे कि कराची का अमनो मान एट स्टेक आ जाता है, तो इस दफा तो जब अगर हम ये समझे कि जनाब ये बड़ी प्लान्ड किस्म की सेपरेशन है, तो क्या एक दफा फिर हमें इंतजार करना होगा कराची के हालात खराब हों, खुदा न खास्ता? मान तो पहले ही खराब है। अमनो अमान की तो आप बात ही छोड़ दें जी। वो तो अब जब इनकी सुलह थी उस वक्त भी हालात खराब थे, और एएनपी और एमक्यूएम दोनों एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाने पर मजबूर हुई थी ताकि इनके दरमियान मफाहमत हो जाए और उसकी वजह से ये सूरत हाल को संभाल सकें, क्योंकि तालिबान से दोनों को खतरा दरपेश है। लेकिन अब अगर हालात बिगड़ेंगे तो क्योंकि अबूरी हुकूमत होगी और उसमें जो अबूरी हुकूमत की जिम्मेदारी होगी उनको दुरुस्त करे, और फिर क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं इसलिए दोनों का मुफाद इसी में होगा कि मामला को काबू रखा जाए, बिगड़ने न दिया जाए। जी शाम साहब, वक्त हो गया है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपके सवालात लेंगे अपने नाजरीन के, जो हमें फेसबुक पर मौसूल हो रहे हैं, SMS के जरिए आ रहे हैं, ईमेल्स के जरिए आ रहे हैं, और बाज़ लोग तो खत भी लिखते हैं, और फोन लाइन्स के जरिए भी मौसूल होने वाले सवालात इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे और लेंगे उन पर शाम साहब का नुक्ता नज़र, लेकिन एक वक्फे के बाद। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदेद, आपके सवालात हैं और शामी साहब का नुक्ता नज़र है। लेकिन सबसे पहले तो एक सवाल आपके ज़हन में होगा कि आज मैं शामी साहब से फ़ोन पर क्यों बात कर रहा था, तो ये मौलवी से पूछ रहे थे, वही बता देते हैं। शामी साहब, आप बताएं कि आपसे फ़ोन पर बात क्यों हो रही थी आज? हजूर गवर्नर हाउस के बाहर कोयटा के साने पर एहतजाज हो रहा था। सब माल रोड बंद, नहर बंद, डेवस रोड बंद, कोई रास्ता ऐसा नहीं था जिस पे चल के आप पहुंच सके। गाड़ी मैंने रास्ते में छोड़ी, एक मोटरसाइकिल सवार जो था नौजवान, उसने मुझे बिठाया और बड़ी हिम्मत से उसने प्रेस क्लब तक पहुंचा दिया। आगे फिर बंद, मोटरसाइकिल भी नहीं जा सकता। अंदाजा लगा। फिर वहां से मैं पैदल चला और दूसरी सड़क खुली थी, यहां रास्ता नहीं मिल रहा था। इतनी देर में आपका टेलीफोन आ गया। अब मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ हूं, कभी उसके निकलता हूं, कभी चलता हूं, फिर दूसरा मोटरसाइकिल मिला, उसकी मिन्नत की, वो बेचारा मुझे यहां तक लेके आया। और तमाम जो गुफ्तगू है आपसे, ये मोटरसाइकिल पर बैठ के हुई है या पैदल चलते हुए हुई है। मुझे मालूम नहीं कि आपका सवाल क्या था और मेरा जवाब क्या था। मैंने अंदाजे से सवाल सुना है और अंदाजे से जवाब दे दिया। वैसे दोनों मामलात चलते रहे। ठीक है, चलो। शम साहब, आसिम इलियास साहब हैं जी। आसिम इलियास साहब ये कहते हैं कि शामी साहब, क्या दुश्मन हमारे मामलात को देख रहे हैं इस अंदाज में कि यहाँ पे हालात ख़राब करें, क्योंकि हम एटमी कुव्वत हैं, और उसके साथ साथ इन्होंने बड़े दो दिलचस्प निकात उठाए कि जैसे ही हमने चीन को फैसला किया ग्वादर देने का और कराची में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट आई, तो उसके बाद ये होना शुरू हो गया। हाँ, देखिए, अगर इस तरह आप लिंक कर लें तो चलिए वो भी कर लें, लेकिन बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश हो रही है, साजिश हो रही है। और ये जो एटमी ताकतें होती है ना, उनसे लड़ाइयाँ सरहदों पे नहीं लड़ी जाती, उनसे लड़ाइयाँ अंदर लड़ी जाती हैं। ये बात तो मैं कई दफा अर्ज कर चुका हूँ। सोवियत यूनियन था, किसी अटैक से, किसी जंग से नहीं टूटा, वो अंदर के बहरान से टूटा। और ये हमें समझना चाहिए, हमें अपने मामलात को दुरुस्त करना चाहिए, सिक्योरिटी एजेंसीज को चौकस करना चाहिए, जुडिशियल सिस्टम को दुरुस्त करना चाहिए। देखें, ईरान का जो निज़ाम है, वो एक आदमी दहशतगर्दी के इल्जाम में पकड़ा जाता है, 4 दिन में मुकदमे की समाअत करके उसे फांसी लटका देते हैं जी। हमारे यहाँ यही तय नहीं हो रहा कि कानून शहादत में तब्दीली होगी, नहीं होगी, कब होगी, कैसे होगी, कौन सी अदालत सुनेगी। ना गवाह मिलता है, ना अदालत फैसला करने पर तैयार होती है। किसी एक मुजरिम को हमने अदालती कार्रवाई के जरिए से काफिर किरदार तक नहीं पहुंचाया जी। तो हमारे इदारे इस काबिल नहीं है, वो तफ्तीश ही नहीं करते, और ना तफ्तीश करते हैं, ना कानून ऐसा मौजूद है। जो तफ्तीश होती है उसको अदालत नहीं मानती, जो अदालत कहती है उसको अदारे नहीं मानते जी। तो हमें हंगामी सूरत हाल है, उसको समझना होगा।
जी शामिल साहब, जाहिद साहब हैं हासिलपुर से। जी अस्सलाम वालेकुम जाहिद। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? ठीक हैं जी आपकी जाहिद दुआ साहब। जी, शुक्र अल्लाह का। सर, मेरा एक सवाल है कि हासिलपुर से बात कर रहा हूँ, तो ये क्राइम से बड़ा पड़ा है, तो कोई इस पे चैनल वाले कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। इसमें आप हमारी कोई हेल्प कर सकते हैं? बिल्कुल हेल्प करेंगे हासिलपुर के। जी। हम भी अपने नुमाइंदे को कहेंगे इस तरफ तवज्जो करें। और क्राइम तो अब हर जगह ही है, कहाँ कहाँ का रोना रोए आप। जी शामिल साहब, ये कर्नल नसीम है जी। कर्नल नसीम साहब पूछते हैं कि शामिल साहब, PMLN में शामिल होने वाले पीपल्स पार्टी के अराकीन और दूसरे लोग क्या अब सादको अमीन रहे हैं या उस तरह हो गए हैं जैसा पीपल्स पार्टी कहती देखिए, है? उन्होंने हलफ भी उठाया हुआ है ना कुरान के ऊपर, शायद जी वो भी तस्वीरें दिखाई गई हैं, वीडियो चलाई गई है, हमारे दुनिया न्यूज ने भी दिखाई है। जी तो उसमें वो हलफ उठा रहे हैं पार्टी से वफादारी का। तो अब राजा रियाज साहब ने कहा है कि हम जाएंगे इलेक्शन कमीशन के पास। तो जो बागी हैं उन्होंने कहा चले जाइए। मेरा ख्याल उसमें एक गुंजाइश निकलती है, वो क्या? क्योंकि उन्होंने जो हलफ उठाया था जी, जी। वो 5 साल के लिए उठाया होगा ना। हाँ ये तो है। इन इंतखाबात के दौरान वो यानी जो असेंबली बनेगी उसका वो उसको वायलेट नहीं करेंगे वो अपनी करें पार्टी। टिकट पे जब इलेक्शन जीतेंगे, ठीक है तो ना? विच मींस 5 तो अब इयर्स। तो इलेक्शन, क्योंकि मुद्दत खत्म हो रही है असेंबली की, तो नया टिकट उन्होंने लेना है। तो पुराने टिकट से तो उन्होंने बेवफाई नहीं की, नया टिकट लेने के लिए कोई कार्रवाई की है। वैसे ही केस बनता है 62 63 का। यानी आपके ख्याल में क्या बनता है ये? अगर देखिए, ये तो अब देखिए अदालत के ऊपर या इलेक्शन कमीशन पर है। हाँ। अगर उनको पसंद हो तो नुक्ता कुछ हो जाएगा, और पसंद ना हो तो वो हो जाएगा जो तारुल कादरी के साथ हुआ। जी शामिल साहब, ये है जी किरण इम्तियाज कहती है, शामिल साहब YDA ने हड़ताल खत्म कर दी है, क्या डॉक्टरों के मसाइल हल हो गए? ऐसा तो नहीं होगा कि अगले हफ्ते दोबारा हड़ताल शुरू हो जाए? देखिए, डॉक्टरों के मसाइल तो बहुत से हल हो चुके हैं, उनका सर्विस स्ट्रक्चर बन चुका है, उनकी तनख्वाहों में इजाफा हो चुका है। लेकिन डॉक्टर हजरात जो हैं उनको भी जो अपना जोश ज़रा कम करना चाहिए। और जो MS से झगड़ा हुआ था गुजरांवाले में, उसके नतीजे में उनको पकड़ा गया और फिर उनको छोड़ा नहीं जा रहा था, उन्होंने ये सारी कार्रवाई शुरू की। और फिर उसमें यह भी मरीजों को दवाइयाँ मुफ्त दी जाएँ, इस तरह के मुतालबात भी शामिल कर लिए। तो अब वो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के साथ उनकी मुलाकात हो गई है, उन्होंने जूस पिला के उनकी भूख हड़ताल खत्म कर दी। उन्होंने कहा कि अब हम हड़ताल नहीं करेंगे। तो अस्पतालों की हालत दुरुस्त होनी चाहिए, हुकूमत को भी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, डॉक्टरों को भी करनी चाहिए। तो ये अच्छी बात है, सुबह का भूला क्या कहते हैं, शाम को घर आ जाए, तो चलिए काफी है। ये भूला हुआ कौन था, वजीर आला या डॉक्टर? मैं ख्याल दोनों ही भूले हुए थे। लेकिन ये हमारे डॉक्टर जो हैं उनके बाज मामलात में ज्यादती उनकी थी, ठीक है। इसलिए वो फूल लेके पहुंचे, हार लेके। वज़ीर आला को इनवाइट भी किया हमारे कन्वेंशन में, आइएगा। गोया बहुत आगे बढ़कर उन्होंने खैर-सगाली का मुजाहरा किया है। जी शामिल साहब, गुलाम अब्बास साहब हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम गुलाम अब्बास साहब। वालेकुम सलाम शामी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये अमन अमान जो पाकिस्तान में है, ये मुस्लिम लीग नून ही बेहतर कर सकती है। जी चलो गुलाम जनाब, अब्बास साहब, आप तो ये सारा कुछ जो है मुस्लिम लीग नून बेहतर कर ले, आप उसको वोट दें, आपकी मर्जी है। अब हम क्या कर सकते? देखिए, अब ये नवाज मलिक साहब हैं जो बार बार SMS कर रहे हैं, कह रहे हैं आप वैलेंटाइन डे के बारे में जो आपने गुफ्तगू की है वो बड़ी वो हकायक के मुताबिक नहीं रखती। मैं तो खुद लंदन में रहा हूं, वहां तो वैलेंटाइन डे का एक ही मतलब है और मोहब्बत का एक ही मफहूम है, उसमें कोई दूसरा मफहूम शामिल नहीं है। भाई, अगर लंदन में आप रहें तो वैसी मोहब्बत कर लें, और पाकिस्तान में रहें तो हमारी कदरों के मुताबिक मोहब्बत कर लें। व्हेन यू आर इन रूम डू एज रोमन्स डू। हाँ, वैसे लंदन में तो आपको पता है कि सेम सेक्स मैरिज की भी इजाजत हो गई है। तो शामिल साहब, वैसे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, फेसबुक पे बहुत सारे लोगों ने आपके नुक्ता नजर को पसंद किया है। नौजवान जो हैं उन्होंने कहा है जी बड़ी जबरदस्त बात की है शामिल हाँ, साहब। मतलब मोहब्बत का पैगाम ही देना है ना, फिर जहां तक पहुंच जाए। इंग्लैंड में जो काम हो रहा है वो हमने को जरूर यहाँ करना है। शामिल साहब, कैसर निजामी साहब है गुजरांवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम कैसर साहब। गुजारिश करनी है कि रावलपिंडी एजुकेशन बोर्ड से कह दें, हमारे 2 हाई स्कूल हैं और खास करके बच्चियों को बड़ा मसला है। 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर पे लीला है, वहाँ पे जाके हम जो है वो बच्चियाँ स्कूल इम्तिहान के लिए जाती हैं, तो ट्रांसपोर्ट का बड़ा मसला होता है। लोकल ट्रांसपोर्ट जो है वो बड़ी देर से मिलती है और बच्चियों को खास करके बड़ा प्रॉब्लम है। एजुकेशन बोर्ड से कह दें, वो 2 साल से हम ट्राई कर रहे हैं कि हमें मेहरबानी कर दें, अभी अंडर प्रोसेस है हमारा ये हाई स्कूल का जो है वो बच्चों का इम्तिहान होता है, तो उनसे कहें कि खुसूसी जो है वो तवज्जो फरमाएं और अभी हमारा बोर्ड इन दिनों में मंजूर कर दें और फौरी एहतमाम करें।
अच्छा जी, आपकी वसातत से हम उनसे चलिए गुजारिश चाहते हैं। और आपकी बात पहुंच गई। जो हमारे वजीर तालीम है मुश्तबा शुजाउर रहमान, वो इस तरफ तवज्जो करें और आपकी मुश्किल आसान हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। शामी साहब, ये उमैर बिन यूसुफ साहब हैं, ये कह रहे हैं शामी साहब ये बताइए कि पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू है, ये सरकारी ज़ुबान कब बनेगी? हाँ, ये बात दस्तूर में लिखा हुआ वक्त खत्म हो गया है। अब तो सरकारी जुबान जो है इसको बनाना चाहिए, ये हुकूमतों के करने का काम है, वो इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही। और अभी तो मुतालबा हो रहा है, मैं आज ही पढ़ रहा था, यहाँ कोई तहरीक उर्दू के सरबराह हैं शायद शरीफ, डॉक्टर शरीफ निजामी साहब जी, उन्होंने कहा भाई ये जो मुकाबले का इम्तिहान है इसमें आप ऑप्शन ही दे दें, यानी मुकाबले के इम्तिहान में आप उर्दू को अडॉप्ट नहीं कर सकते लैंग्वेज के तौर पर। हाँ बिल्कुल नहीं, आपको लाजमन अंग्रेजी में देना पड़ता है। तो अगर आप पहला कदम तो ये है कि आप उर्दू और अंग्रेजी दोनों में ऑप्शन दे दें लोगों को। ठीक है, इसके लिए अब हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है उसने इतने सुओ मोटो नोटिस लिए हैं, कोई इस तरफ भी तवज्जो कर ले तो क्या मजाक है। तो शाम साहब उस तरह तो सारे मदारिस वाले हमारे भाई जो हैं सीएसएस में आ जाएंगे। तो आ जाए, अगर वो सारे पढ़ते हैं। यानी जुबान का नाम तो तालीम नहीं है ना, आप एक पर्चा रख दें अंग्रेजी का भी। ठीक, यानी मदारस वालों के पास अगर अकल मौजूद है, जहानत मौजूद है, तो उन्हें भी आना चाहिए। ठीक है, ये आपने अगर की शर्त जो है साथ नहीं, अगर इसलिए कि आपको कुछ शुबा हो रहा है जी, ठीक, मुझे तो नहीं है। फैसल जान साहब हैं कराची से जी, अस्सलाम वालेकुम फैसल जान साहब। वालेकुम सलाम सर, मेरा शामी साहब से क्वेश्चन ये है कि हम एपीसी तो बुलाते हैं दहशतगर्दी पे, लेकिन उस पर कोई पार्टी एग्री नहीं होती, एपीसी भी बेकार जाती है, टाइम की भी बर्बाद हो जाता है। तो इससे अच्छा एपीसी बुलाए नहीं, ये बात पार्टी अपना एजेंडा। असल में जो हमारी सियासी जमातें हैं उनको भी तो कुछ ना कुछ काम करना होता है। चलिए वो हम अंगी का आधार हो जाता है, अज़्म का आधार हो जाता है, वो इकट्ठे बैठने में भी कोई मजाका नहीं है, लेकिन बुनियादी बात जो है जो हुकूमतों के करने का काम है वो हुकूमतों को करना चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी है, दूसरी दुनिया में दहशतगर्दी हुई है उसका मुकाबला हुकूमतों ने किया है, उनकी एजेंसियों ने किया है, उनके अदारों ने किया है, उनकी ट्रेनिंग बेहतर बनाई जाए, उनको इक्विप किया जाए और फिर पूरी कौम को आगाही भी दी जाए कि मुकाबला कैसे करना है। जी शाम साहब, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, जिसमें से आपने 2/3 हिस्सा जो है आपने मोटरसाइकिल पे किया और 1/3 प्रोग्राम हमने स्टूडियो में किया। तो कल फिर हम इसी जगह इसी वक्त मोटरसाइकिल पे नहीं, शामी साहब यहाँ पे मौजूद होंगे और हम दोबारा आपसे गुफ्तगू करेंगे। कल तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।